हाय लबासा रीमर्स, आज तारीख की 1 जुलाई 2020। चलिए द हिंदू के आर्टिकल को हम आरंभ से प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम अपना आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में बेसिकली सेंस क्या है कि ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं और चाइना के प्रेसिडेंट कर क्या रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है कि एक दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ चाइनीज़ आर्मी आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बार बार आते हैं और बार बार फिर पीछे चले जाते हैं। ठीक, तो ये झूला यही दिखा रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल परमानेंट उन्होंने पोजीशन नहीं बना लिया है, बल्कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कभी उनके एयरक्राफ्ट अंदर चले आते हैं, कभी उनके सोल्जर्स अंदर चले आते हैं। तो पीएम मोदी के सामने एक दुविधापूर्ण स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि ही इज़ ऑक्यूपाइंग एंड नॉट ऑक्यूपाइंग टू, मतलब वो टेरिटरी के अंदर भी आ रहे हैं और वो नहीं भी आ रहे, तो दोनों केस हो जा रहा है राइट इस वाले केस में। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए आर्टिकल में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगेन ये चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ के रिगार्डिंग ही ये वाला भी आर्टिकल है। अब इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ है, ठीक, और इससे अभी राइट नाउ क्या हुआ कि जब 20 सोल्जर्स वहाँ पर शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जबकि वहाँ पर आर्म्स का भी यूज नहीं किया जाता, लाइक किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किए बिना भी 20 सोल्जर्स की वहाँ पर वो शहीद हो जाते हैं। तो इससे एक क्या हुआ कि एक नेशनलिस्ट जो आग उगलती है ना, तो बेसिकली इस समय एक प्रेशर है इंडियन साइड पे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चाइना से बदला लेना चाहिए। अब आर्टिकल में इन्हीं चीज़ों पर वो बात करेंगे, बोलेंगे कि जो जियो एनलाई थे चाइनीज़ के डिप्लोमेट थे, अप्रैल 1960 में वो इंडिया आते हैं। अप्रैल 1960 में जाओ एनलाई जब इंडिया आते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि पंडित नेहरू जी चलिए हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पंडित नेहरू उस वक्त काफ़ी रिलेक्टेंटली उन्होंने आंसर किया और वो सहमत नहीं हुए कि बॉर्डर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना भी चाहिए। तो राइटर कहते हैं कि इंडिया ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिस कर दी थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया और चाइना की जो इनिशियल स्टेज था दोनों ही एक इक्वल पोजीशन पर थी, दोनों ही बराबर थी। कोई मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, किसी की इकोनॉमी बहुत इतनी बड़ी भी नहीं थी, दोनों ही अपने इनिशियल स्टेज में थे। तो उस वक्त बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक अच्छा अवसर इंडिया ने गंवा दिया था। ठीक है, फिर उसके आगे राइटर कहते हैं कि ये तो हो गया कि बॉर्डर के डिस्प्यूट उस वक्त हमें जो रिजॉल्व करना था हमने वो रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन वो हम आज तो हम उसे रिजॉल्व कर ही सकते हैं। कह रहे हैं कि दोनों आर्मी अगर आपस में अगर लड़ लेती हैं, अगर वॉर करती हैं या बैटल करती हैं, तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन होता नहीं है, क्योंकि जो हमेशा विजेता होता है वो हमेशा के लिए विजेता होता नहीं है, और जो हारता है वो हमेशा के लिए हारता भी नहीं है। क्योंकि ये हम वर्ल्ड वॉर 1 में हम देख चुके हैं कि जो डिफीटेड था, जो हार चुका था, उसने अपनी हार मानी ही नहीं थी। ठीक, तो दोबारा से वो वर्ल्ड वॉर 1 में बीज बो दिए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के। तो वेरी सिमिलर केस इंडिया और चाइना के साथ भी होगा कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई बैटल होता भी है, कोई वॉर होता भी है, और उनमें से कोई एक जीत भी जाता है, तो दोनों में से कोई भी हार नहीं मानने वाला है। ठीक है, तो वो हर कोई अपने नेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए वो फर्दर तैयारी करेगा, फर्दर प्रिपरेशन करेगा और नेक्स्ट वॉर के लिए। तो राइटर कहते हैं ये इसका कोई सोल्यूशन है नहीं कि आप लड़ करके कभी भी आप प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या है फिर इसका? कह रहे हैं कि दोनों को पीसफुल निगोशिएशन के थ्रू ये काम करना चाहिए। कह रहे हैं कि साउथ एशिया में कि अगर ये दो सुपर पावर आपस में बैठ करके पीसफुली अगर चीज़ों को रिजॉल्व कर लेती हैं तो ये मच मोर बेटर चीज़ होगी, और ये परमानेंट भी होगा, क्योंकि अगर एक बार बॉर्डर का डिस्प्यूट अगर नेगोशिएशन से, अगर बातचीत से अगर प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो जाती है तो वो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। फिर कहते हैं कि इंडिया को ऐसा नहीं है कि 1962 से जो नहीं सीखा वो अभी भी नहीं सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें एक बहुत चतुराईपूर्ण डिप्लोमेसी के थ्रू हम काम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास हम क्या करते हैं, रीडबल कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी को। हम चाइना के ऊपर प्रेशर जनरेट कर सकते हैं वाया जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, क्योंकि उन सभी से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो कह रहे हैं अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर जाएं तो हम चाइना पर एक प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, और इन अदर साइड हम चाइना के साथ क्या करें कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन के साथ हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है और ऑलरेडी पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो ऐसे समय में वॉर को इनवाइट करना कह रहे हैं बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ठीक है,
तो ये वाला आर्टिकल इन्हीं सब के रिगार्डिंग था। और राइटर लास्ट में एक सोल्यूशन भी देते हैं, कहते हैं कि इंडिया को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का मतलब ये नहीं है, मतलब चाइना को अपना फ्रेंड बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लो। कह रहे हैं आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि अपनी मिलिट्री को और अपनी पोजीशन को, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंड है, कह रहे हैं आप उसको बेहतर से और बेहतर आप बनाते रहिए, आप उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करिए, ठीक। लेकिन एक मित्रतापूर्ण संबंध आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि और ऐसी सिचुएशन में जब एक तरफ से हम कोविड-19 से भी झेल रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से भी झेल रहे हैं, तो ऐसे टाइम में वॉर को हमें इन्वाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इस प्रॉब्लम को एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इसे रिजॉल्व करना चाहिए। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पीसीआर टेस्टिंग के रिगार्डिंग। देखिए पीसीआर टेस्टिंग होता क्या है कि कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट है और अगर वो उसके अंदर वायरस पाया जाता है, तो ये पीसीआर टेस्टिंग के थ्रू ही उसका पूरा चेकअप होता है और 2 दिन के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। राइटर कहते हैं कि ये तो पीसीआर टेस्टिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, कह रहे हैं कि कोविड-19 से कोई इन्फेक्टेड है तो वो तुरंत पता लगा लेती है, लेकिन इसकी एक खामी भी बताते हैं। कहते हैं इसकी खामी कुछ ऐसी है कि अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं भी है तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देती है, और जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से होता क्या है कि एक जो इंडिविजुअल का ट्रस्ट होता है इस टेस्टिंग पर या उस सिस्टम पर, कह रहे हैं वो उठ जाता है। इसमें तमिलनाडु का एक केस बताते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उसको मीटिंग के लिए जाना होता है बगल वाले शहर में, तो उसके लिए उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और उससे ई सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। तो हुआ उसका पीसीआर टेस्टिंग हुआ और पीसीआर टेस्टिंग में उसको पॉजिटिव पाया गया, मतलब उसके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया। तो चूंकि उसे जाना था बगल में मीटिंग के लिए, तो वो जा नहीं सका, और बहुत फोर्स करने के बाद भी जो वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, कह रहे उसको क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। तो वो अपने खुद के इलाज के लिए करता क्या है कि एक अच्छे से हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करवा लेता है, और वहाँ पर जब अच्छे हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करवाता है तो 2 दिन बाद पता चलता है कि उसकी ये जो रिपोर्ट आई थी वो पूरी तरह से फॉल्स थी। तो वो अपनी मीटिंग भी करने के लिए नहीं जा सका, उसने अपना 2 दिन का समय भी दिया और उसके पॉकेट से एक बड़ा अमाउंट भी खर्च हुआ, जस्ट बिकॉज कि वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, एक बड़े अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा, तो इसकी वजह से उसका एक खर्च भी हुआ। तो कह रहे हैं इस प्रकार से अगर वर्क हैम्पर होना, मतलब एक फॉल्स रिपोर्टिंग होना, कह रहे हैं कि ऐसे तो 3-4 क्लिनिक्स में भी देखने को मिला है कि पीसीआर टेस्टिंग में पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब एनोदर टेस्ट किया गया तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं। तो कह रही जो फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस दिख रहे हैं हमें, कह रहे हो सकता है कि इतने नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो ही नहीं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जस्ट बिकॉज टू मेक द मनी दे आर सेइंग कि ये पीसीआर टेस्टिंग में पॉजिटिव है, वो पर्सन को 2 दिन या 3 दिन रखते हैं, कहते हैं कि आपके अंदर हल्का सिम्टम है, और 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, एक अच्छा सा बिल फाड़ते हैं और फिर उसे वापस भेज देते हैं। तो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है नंबर ऑफ केसेस की, क्या वो इतना एक्चुअल में है या नहीं है, इस बात को गवर्नमेंट को ऑथराइज करना चाहिए। कह रहे हैं इसमें क्वालिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अगर आप क्वालिटी टेस्टिंग नहीं करते हो तो पहली बात तो एक आप ट्रस्ट उड़ जाता है, और दूसरा जो हमारा मैनेजमेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इथनिसिटी है कि हम किस प्रकार से, हमारे जो स्ट्रेटजी है कि हम किस प्रकार से कोविड-19 से डील कर रहे हैं और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है, कह रहे ये हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए क्वालिटी टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पीसीआर टेस्टिंग में केवल यही एक खामी है, अगर हम इसको रिमूव कर पाते हैं तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है इसमें कोविड-19 को डील करने के रिगार्डिंग कह रहे इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। अभी हुआ क्या कि पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि नवंबर तक सबको मुफ्त में अनाज वगैरह जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजना चल रहा था, कह रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा, नवंबर तक चलेगा। लेकिन कुछ 2-3 स्टेट हैं, कह रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। कह रहे ये वो स्टेट्स हैं, कह रहे एक तरह से एपी सेंटर है, कह रहे यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कह रहे बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें तो 55 लाख केस दिल्ली में हो गया। तो मतलब जो जितने भी केसेस हैं कह रहे हैं इनका एक मेजर रोल है, कह रहे हैं 70% तो यही लोग लेकर के बैठे हुए हैं, राइट। अब ये केसेस होने के बाद भी जो हमारा एमजी नरेगा का स्कीम हो गया, जो पीडीएस सिस्टम हो गया, कह रहे हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कह रहे बड़ा ख़राब है। कह रहे हैं अगर हम बिहार की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें तो कह रहे हैं कि इनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है कह रहे हैं ये बहुत अच्छा नहीं है।
ठीक है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंटर से इनको क्या मिलना चाहिए, सेंटर से इनको पैसा मिलना चाहिए, और सो दैट कि ये अपनी स्कीम को, ये जो सेंटर की प्रॉपर तरीके से जो भी स्कीम चल रही कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब हम अभी हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग द व्हाट का कंट्रोल नॉट डिलीट। कंट्रोल नॉट डिलीट का मतलब ये हुआ कि अभी रिसेंटली हुआ क्या कि एक टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जो वीडियो को शेयर करता है, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाता है, और वो चाइनीज़ ओरिजिन है। तो टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, और तमाम एप्लीकेशन ऐसे हो गए कह रहे हैं जिसके मोर देन 100 मिलियन यूज़र इंडिया में थे। मतलब एक इंडिया में उनका एक बेसिक यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक। उसको अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया। राइटर यहाँ कहते हैं कि आप पूरी तरह से किसी को बंद करके आप उसका सब्सटीट्यूट आप ढूंढ नहीं सकते हो। कह रहे हैं आपको करना क्या चाहिए था, आपको कंट्रोल करना चाहिए था। कह रहे डेटा अगर अनऑथराइज्ड डेटा अगर आपके इंडिया से बाहर अगर जा रहा है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वो डेटा इंडिया से बाहर ना जाए। कह रहे ऐसा तो कह रहे बहुत ढेरों एप्लीकेशन है, कह रहे आप सारे एप्लीकेशन को तो आप बंद कर नहीं सकते हो। कह रहे हैं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है कि डेटा इंडिया से बाहर चला जाए। कह रहे हैं आपको अपने कंट्रोलिंग सिस्टम पर फंक्शन करना चाहिए, ना कि पूरी तरह से उसे डिलीट करना, इसका कोई समाधान नहीं है। और वन मोर थिंग कि आपको अपने उसका अल्टरनेटिव पैरेलल स्पेस में डेवलप करना चाहिए। कह रहा अगर आप ये दोनों काम कर पाते हो तो वो खुद ही से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए मार्च वाले मंथ में, अप्रैल वाले मंथ में, मार्च में हुआ लॉकडाउन इशू होता है कि लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो उसमें एमजी नरेगा पे का जो काम होता है वो भी रोक दिया जाता है। तो एमजी नरेगा को फिर से चालू किया जाता है क्योंकि उन लेबर फोर्स के लिए जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपने घरों में जाना चाहते थे एंड ऑल, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है और 20 अप्रैल से शुरू होता है एमजी नरेगा का काम। अब राइटर कहते हैं कि एमजी नरेगा का काम अगर अप्रैल वाले मंथ में देखें तो पूरे डिकेड में सबसे कम लोगों को काम मिला है। कह रहे 200 रुपये पर डे की मजूरी है। कह रहे अगर हार्डली अगर कोई पूरे मंथ अगर काम करेगा तो उसको 1500 रुपये के आसपास या फिर 15,000 के आसपास वो 1500 रुपये ही अर्न कर पाता है, क्योंकि उसको यूजुअली उतना काम मिल ही नहीं पाता, ठीक है। अब राइटर के पास एक डेटा है, एक आंकड़ा है, ये कहते हैं कि 8 करोड़ 7 लाख लोगों ने डिमांड किया कि उन्हें जॉब चाहिए, लेकिन जॉब मिलता कितने लोगों को है, 6 करोड़ 25 लाख लोगों को ही केवल जॉब मिल पाता है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ कह रहे दोनों ने ही एक क्लेम किया कि उन्होंने विद इन डे 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अब राइटर यहीं पर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। कह रहे आप 1 करोड़ रोजगार आप किस टाइप का काम दे रहे हो, क्या आप उनको एक टेम्परेरी काम दे रहे थे, क्या वो परमानेंट जॉब है, क्या वो स्किलफुल वर्क है, क्या वो नॉन स्किलफुल वर्क है। कह रहे हैं आप किस प्रकार की सर्विस आप उन्हें दे रहे थे, किस प्रकार का जॉब उन्हें दे रहे थे। कह रहे जॉब देने का मतलब ये होता है कि एक वो उसे सस्टेन कर सके। ऐसा नहीं कि आज आपने रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने उसको एक दिन के लिए जॉब दे दिया तो नेक्स्ट डे तो उसकी स्थिति तो फिर से वैसे हो गई। कह रहे जॉब देने का मतलब ये हुआ कि आपको उसकी सस्टेनेबिलिटी पर भी आपको ध्यान देना होगा। और जो 200 रुपये पर डे का जो वेज है, कह रहे आप इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हो। राइटर यहाँ पे 25 वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं। कह रहे हैं कि आपने केवल 25 वर्क हैं जो अब एमजी नरेगा के अंतर्गत आते हैं, उनमें से ज़्यादातर अर्थ से रिलेटेड है या फिर वो लेबर फोर्स या फिर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है। कह रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर एमजी नरेगा के लेबर करते हैं तो वो प्राइवेट बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि वो केबल बिछाने के लिए जाएंगे और इस प्रकार का टावर का निर्माण करेंगे, ठीक है। टावर गाड़ना, टावर उखाड़ना, कह रहे हैं इस प्रकार के काम जो करने के लिए हो गए। कह रहे हैं कि आप एमजी नरेगा के वर्कर्स को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाले में अगर आप इंस्टॉल कर सको, मीन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अगर आप निर्माण कर सको तो इनका ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकता है। पोस्ट कोविड-19 के बाद से जब से लॉकडाउन अनलॉक 1 और अनलॉक 2 खुल रहा है तो राइटर के अकॉर्डिंग 86% डिमांड उसमें बढ़ गई है। कह रहे हैं एमजी नरेगा में काम करने वालों की संख्या कह रहे हैं दिन पर दिन वो बढ़ती जाती है। कह रहे हैं अब इसमें हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और जो मैनुअल वर्कर्स हैं कह रहे हैं कि हमें इसमें कुछ स्किलफुल वर्कर को अभी निकालना चाहिए, या तो आप उन्हें ट्रेनिंग दे करके आप उनसे अलग काम करवाओ या फिर उनके वर्क इथिक्स को ही बदल दो। कह रहे वर्क बेस को ही पूरी तरह से आप उनको बदल दो, आप उनको सिखाओ कि उन्हें क्या
करना चाहिए, और सो दैट कि वो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, ना कि पार्ट ऑफ लेबर बने रहें। तो इससे हो गया क्या कि इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी, और इंडिया जिस प्रकार से चाइना ने अपने लेबर फोर्स को मैनिपुलेट करके अब खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया था, कह रहे हैं उस प्रकार से इंडिया भी कर सकता है कि इन एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हैं, क्योंकि 8 करोड़ कह रहे हैं कि कम पॉपुलेशन नहीं होती है और कम संख्या में नहीं है, कह रहे हैं हम इसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी इनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि जॉब तो बढ़ेगी, इनकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, रिगार्डिंग द ट्रेड है। इसमें कहते हैं कि पोर्ट में अभी राइट नाउ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कह रहे वहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि 66% कह रहे ट्रेडिंग गिर गई है। इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग है अभी राइट नाउ 68 पोजीशन पर है। अब 68 पोजीशन पर राइटर यहाँ पर पोर्ट के रिफॉर्म की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई व्हीकल हुआ या अगर कोई नाव हुआ, कोई जहाज़ हुआ आपके पोर्ट पर आता है और वो बिना ह्यूमन के कांटेक्ट के ही अगर वो सामान की आवाजाही अगर कर लेता है, तो कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में 68 पोजीशन से कहते हैं कि इसका एक समाधान ये हो सकता है कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी के प्रोसीजर को थोड़ा सा अगर वहाँ से हटा देते हैं तो इंडिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अंडर 50 की रैंक पर आ सकता है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से होगा क्या कि अगर हम अंडर 50 आ जाते हैं तो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर वो अमाउंट बढ़ेगा तो इससे इंडियन इकोनॉमी को एक बल मिलेगा, एक स्ट्रेंथनेस मिलेगी। ठीक है, तो इसमें राइटर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के हमें पोर्ट को हैंडल करने का टेक्निक या उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, रिगार्डिंग द सार्क। अब देखिए सार्क क्या है ना, सार्क में चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, तो जिसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कह रहे उसमें सार्क को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और सार्क की जगह बिमस्टेक को बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बिमस्टेक को राइटर कहते हैं कि आप बिमस्टेक को आप जो स्ट्रेंथन दे रहे हो, जो आप उसको इतनी वरीयता दे रहे हो, कह रहे वो सार्क का सब्सटीट्यूट बन नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है, और चाइना और पाकिस्तान के साथ आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है कह रहे इंडिविजुअल तो है ही नहीं, लेकिन एक ग्रुप है जिसका नाम है सार्क। आप सार्क में बैठ करके आप एक डिप्लोमेटिक पैरेलल स्पेस पर जा करके आप दोनों से बात कर सकते हो और अपने जो टेंशन है, बॉर्डर के टेंशन हो, थोड़ा सा कम तो जरूर कर सकते हो। कह रहे हैं कभी भी बिमस्टेक आपका सार्क का सब्स्टिट्यूट बन नहीं सकता है। और आप पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हो, लेकिन आप पाकिस्तान को आप आइसोलेट कर भी नहीं पाए हो, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी चाइना का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, उसे अरब कंट्रीज़ का तो सपोर्ट मिल ही रहा है। ठीक है, उसकी सिचुएशन कितनी भी बुरी से बुरी हो, बट उसकी पोजीशनिंग के कारण और उसकी जो डिप्लोमेटिक नीतियां हैं कह रहे उसकी वजह से उसे वेरियस कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता ही आ रहा है। उसे अमेरिका से अच्छे हथियार मिल जाते हैं, अमेरिका से उसे रिलीफ फंड मिलता रहता है, उसे अरब कंट्रीज से भी पैसा मिलता रहता है, चाइना उसे सपोर्ट करता ही रहता है। कह रहे हैं एक छोटा सा ही कंट्री है, बट एक इंटरनेशनल लेवल पर आप उसे पूरी तरह से आइसोलेट नहीं कर पाए हो, और बेसिकली आपका नुकसान कुछ ऐसे हुआ कि आप बिमस्टेक को आप स्ट्रेंथ देने के लिए, आप उसको वरीयता देने के लिए आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आपके बॉर्डर की टेंशन भी बढ़ रहे हैं। और चाइना इंडिया को घेरने के लिए बांग्लादेश से 97% क्या किया कि जो 97% टैक्स का जो इम्पोर्ट ड्यूटी था कह रहे हैं उससे घटा दिया। कह रहे हैं 97% अगर टैक्स ड्यूटी घटा देने का मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश पूरी तरह से इम्पोर्ट के रिगार्डिंग फेवर में चला जाएगा चाइना के। नेपाल तो चाइना के फेवर में जा ही चुका है। श्रीलंका ने तो एक लंबा डेप्ट ले ही लिया है, तो श्रीलंका भी चाइना पर तो डिपेंडेंट है ही। मतलब जियो फिजिकली वो सारी कंट्रीज़ तो इंडिया के नेबर में हैं, लेकिन वो इंपोर्ट के रिगार्डिंग वो चाइना पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि आप सार्क को थोड़ा सा फिर से रीओरिएंट करो, आप फिर से उसे रीइस्टेब्लिश करो और आप एक डिप्लोमेटिक चैनल फ्रेम करने की कोशिश करो, जो एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व करने का। हमारे पास जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।